Good morning, everyone. This is Jatin Sachdeva, and in this lecture, we are going to discuss a crucial topic that is how to solve comprehension. जी हाँ बच्चों this has been an integral part of your class 11th and 12th examination. In fact, if you talk about अगर आप आगे भी बात करते हैं SSC, CGL, इनकम टैक्स, RBI, जितने भी एग्जाम्स होते हैं बच्चों, कॉमनली एक कॉम्प्रीहेंशन, एक अनसीन पैसेज आपको उसके अंदर दिखाई देता है, चाहे कितने छोटे से लेके बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन हो बच्चे, यू विल ऑलवेज फाइंड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन इन योर एग्जाम्स. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, या इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करेंगे हाउ to solve comprehension. But before we move on, let me tell you what is comprehension, कि comprehension होता क्या है. देखिए comprehension जो है वो बना हुआ एक word से, that is called comprehend. comprehend, हालांकि ये verb की first form है, और ये जो word है comprehension, ये एक noun है. Got it? ये verb की first form है, ये एक noun है, लेकिन कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग इससे कनेक्टेड है. कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है बच्चों समझना. और करना क्या आपको कॉम्प्रीहेंशन में? व्हाट यू नीड टू डू इज, ऑल यू नीड टू डू इज, यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोड. गॉट इट? जो पीछे क्वेश्चंस आते हैं उसके बाद में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको देने होते हैं. गॉट इट? यूजुअली हम देखते हैं कि क्लास 11th to 12th के अंदर द वर्ड लिमिट इज बिटवीन 500 to 800 words. See, earlier it was around 800 to 1200 words. पहले ये था लगभग 800 से लेके 1200 words के बीच में. But you know it took a lot of time, बहुत time लेता था. तो what did CBSE do? CBSE ने क्या किया? CBSE reduced its limit to 500 to 800 words. यानी 500 से 800 वर्ड का आपका एक पैसेज आता है, एक अनसीन पैसेज आएगा, और उसको आपको क्या करना है बच्चों? यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड इट. आपको उसको समझना है एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ इट, और उन क्वेश्चंस का आंसर देना है. गॉट इट? तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा बच्चों जो आपको फॉलो करनी है. उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू, आपके लिए और भी आसान हो जाएगा किसी भी अनसीन पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना. लेट्स सी व्हाट इज द टेक्निक. देखते हैं कि टेक्निक क्या. ओके गाइस, दीज आर द 4 पॉइंट्स. अगर आप इन 4 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो बिलीव मी गाइस, it would be extremely easy for all of you, in fact for all and sundry, to solve a comprehension or to comprehend a comprehension. Got it guys? Guys, the moment you get to see the paragraph, the moment you get to see the passage, जैसे ही आपको पैसेज दिखे तो make sure you scan it. What do you mean by the word skim? Skim का मतलब होता है guys to go through it as quickly as possible. Got the point? गो थ्रू करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुपरफिशियली पढ़ते जाएं विदाउट गेटिंग इनटू द सेंस ऑफ द सेंटेंस. आपको क्या करना है बच्चों? फटाफट पढ़ना है उसको. मेक श्योर यू डबल योर स्पीड ऑफ रीडिंग. आप रीडिंग की स्पीड को क्या कर दें? डबल कर दें. उसको स्किम करें, ना ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा फास्ट हो, एक एवरेज स्पीड पर क्या करें बच्चे? आप उसको स्किम करें. गॉट द पॉइंट? स्कैन कर ले उसको. स्कैन का मतलब होता है गाइस, एक एग्जाम आपने सुना होगा आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. इसके अंदर ये फीचर बताया जाता है जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की बात आती है तो दे पीपल एडवाइज यू टू स्किम स्कैन, कि फटाफट गो थ्रू करें. लेट्स हैव अ लुक एट द कंटेंट बट क्विकली, जल्दी से गो थ्रू करें कि कंटेंट है क्या. गॉट द पॉइंट? सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1, स्किम और स्कैन द कंटेंट as quickly as possible. Look at the step number 2. स्टेप नंबर 2 में क्या करना है गाइस? अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. ऑलवेज कीप अ पेंसिल और अ पेन इन योर हैंड. जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हैं बच्चों, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड दिखाई दे, कोई भी इंपॉर्टेंट आपको फ्रेज दिखाई दे, और इफ यू गेट टू सी एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अगर आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिखाई दे, मेक श्योर यू अंडरलाइन इट. आप क्या कर लें? उसको अंडरलाइन कर लें.
व्हाट हैपेंस एक्चुअली होता क्या है, जब आप इन वर्ड्स को, जब आप इन फ्रेजेस को, जब आप इन सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लेते हैं, इट बिकम्स ईजी फॉर यू गाइस टू आंसर द क्वेश्चंस। सो बच्चों दूसरा स्टेप आपको रिमेंबर करना है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। जब भी आप स्किम स्कैन कर रहे होंगे, जब भी आप गो थ्रू कर रहे होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ फ्रेजेस आएंगे, कुछ सेंटेंसेस आएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे। मेक श्योर यू अंडरलाइन दीज वर्ड्स, phrases and sentences. Got the point? So what is the third step you need to do is guys, तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, look through questions carefully। आपके जो questions हैं उनको केयरफुली गो थ्रू करें। देखिए यूजुअली व्हाट हैपेंस, बच्चे जो है ना, दे रीड द क्वेश्चंस सुपरफिशियली। देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं वाई से, जब क्वेश्चन आ गया वाई से, इट मींस यू नीड टू गिव द रीजन, आपको रीजन देना है। जब क्वेश्चन आ गया वर्ड से, तो आपको बताना है क्या। यानी WH फैमिली से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनफैक्ट आपका ओपिनियन भी ले लिया जाता है। ओपिनियन ले लिया जाए आपसे, तो मेक श्योर आप अपने ओपिनियन को पैसेज में ना ढूंढे। दिस इज योर ओन पर्सपेक्टिव, दिस इज योर ओन ओपिनियन। आपको अपने ओपिनियन के बारे में बताना है। ये आंसर आपको MCQ में, ये आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। गाइस लास्ट ईयर एक क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ चेन्नई पुलिस। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉर दैट आंसर इन द पैसेज एंड अल्टीमेटली दे डिड नॉट, दे वर कमिटिंग अ मिस्टेक। व्हाट दैट मिस्टेक वाज कि वो अपनी राय को, अपनी पर्सपेक्टिव को उस पैसेज में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। गाइस ये ओपिनियन है एंड इट शुड बी योर्स, ये सिर्फ आपका होगा। आप अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से इसको सोच कर बताएंगे। गॉट इट? तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े कि वाई से क्वेश्चंस है, व्हाट से है, वेयर से है तो आपको प्लेस बताना है, व्हेन से है तो आपको टाइम बताना है। इनकी प्रैक्टिस करें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट केयरफुली। गॉट द पॉइंट? एंड लुक एट द लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेप एज कॉन्सेंट्रेट ऑन वोकैबुलरी। देखिए फॉर रीडिंग अ पैसेज यू शुड हैव अ साउंड, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग, यू शुड हैव एन एडवांस्ड वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी एडवांस्ड है, अगर आपको अच्छे वर्ड्स का पता है, बिलीव मी गाइज, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट ऑल फॉर यू गाइज। आप आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। गॉट इट? इन केस अगर आपको वोकैबुलरी नहीं समझ आ रही, यू आर अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज, आपको करना क्या है, आपको उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप हिंदी नहीं कंक्लूड कर पाएंगे उसकी। गॉट इट? आपको क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंस लेनी है, उसके बाद आपको अपनी तरफ से सोचना है कि एग्जामिनर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट? वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही तो उसकी सेंस ले लीजिए कि व्हाट इज एक्चुअली द नरेटर ट्राइंग टू से दैट। गॉट द पॉइंट? सो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने। Skim and scan the passage, underline the important words, phrases, sentences, look through questions carefully and concentrate on vocabulary. Okay, let's talk about guys, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के। कौन कौन से 2 तरीके? फर्स्ट वन है, सबसे पहला क्या है कि आपको रीड द पैसेज केयरफुली within stipulated time। देखिए जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हैं ना, तो मेक श्योर यू रीड इट इन स्टिपुलेटेड टाइम। आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको 7 मिनट में, 10 मिनट में पढ़ना है। गॉट इट? पहला तरीका तो ये है, आप पैसेज को केयरफुली पढ़े, अंडरलाइन करते चले। गॉट इट? पैसेज पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया यू नीड टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एंड वर्ड्स। जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चंस। उसके बाद क्या कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। यानी पहले स्टेप पे आपको ये करना है, फॉलोड बाय उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चों, क्वेश्चंस पढ़ना है। दिस इज द वे। अगर आप ऐसे करते हैं तो बच्चों जैसे क्लास 12th में इट कैरीज 12 मार्क्स, तो यू कैन गेट 12 आउट ऑफ 12। गॉट इट? तो पहला आप पैसेज पढ़िए, दूसरा उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए। आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। हाँ देखिए, देयर इज दिस डिफरेंट टेक्निक एज वेल, देयर इज अदर टेक्निक एज वेल। अदर टेक्निक में आप क्या, अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, सबसे पहले आप पढ़िए क्वेश्चंस, उसके बाद यू फाइंड आउट द आंसर्स, और आप आंसर्स को क्या करें, फाइंड आउट करें। बट लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट ऑल द टाइम। यूजुअली आप देखेंगे यू गेट, आपको जो है
वो 12 में से 8 या 9 नंबर ही मिलेंगे। गॉट इट? सो व्हाट इज द बेस्ट वे कि आप पहले पैसेज को पढ़ें फॉलोड बाय द क्वेश्चंस। जिनके पास टाइम ना हो, जिनके पास टाइम की शॉर्टेज हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 20 मिनट ही बचे हैं कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, सो आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर द क्वेश्चंस फर्स्ट फॉलोड बाय द आंसर्स, उसके बाद आप आंसर्स ढूंढिए। गॉट इट? तो अब हम उन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं बच्चे जो कॉम्प्रीहेंशन के टाइम पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द मिस्टेक्स। सो बच्चों दीज आर द 3 मिस्टेक्स। ये जो 3 मिस्टेक्स हैं ये यूजुअली बच्चे करते हैं while comprehending the unseen passage। सबसे पहले वो क्या करते हैं बच्चों? दे exaggerate। exaggerate का मतलब है वो बढ़ा चढ़ा के आंसर्स को लिखते हैं, या व्हाट दे डू, वो करते क्या है, एक लाइन जो क्वेश्चंस में गिवन है, एक सेंटेंस जो क्वेश्चन में गिवन है, वैसा मिलता जुलता आंसर ढूंढते हैं और उसकी आगे की 2 लाइंस और लास्ट की 2 लाइन को कॉपी कर लेते हैं और वही का पूरा आंसर कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, which is absolutely wrong। Got the point? Guys, if a question carries 1 mark तो make sure आपका जो आंसर है that is between 10 to 20 words, वो आपका आंसर कितने में हो जाए, 10 to 20 वर्ड्स। आप चाहे 4 लाइन लिखिए, चाहे आप 6 लिखिए या आप 8 लिखिए, रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू गेट ओनली 1। आपको नंबर तो सिर्फ कितने मिलने वाले, एक ही मिलने वाले। इनफैक्ट इट कैन डिस्टर्ब, ये जो पूरा सिस्टम है आंसर को 4, 6, 8 लाइन में लिखने वाला बच्चों, इट कैन डिस्टर्ब द एग्जामिनर, इट कैन स्पॉइल हिज और हर मूड, और हो सकता है एग्जामिनर डोंट गेट यू कंप्लीट मार्क और अवॉर्ड यू विद 0.5। Got the point? So remember that, make sure you follow the time limit, do not exaggerate ना करें, बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे, वर्ड लिमिट को फॉलो करें। गॉट इट? सेकेंड गलती जो बच्चे करते हैं वो है दे डू नॉट रीड द क्वेश्चंस हेडिंग केयरफुली। मैं अपने लेक्चर्स में यूजुअली को बच्चों को बताता हूँ कि सपोज आपको कुछ एट द एंड ऑफ द पैसेज एग्जामिनर कुछ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स देता है। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स मीन्स सेम वर्ड्स। वो कहता है कि फाइंड आउट द वर्ड्स, फाइंड आउट द सेम वर्ड्स या फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड्स। तो बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है कि हमें सेम ढूंढना है या ऑपोजिट ढूंढना है। एंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन जब वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे होते हैं, दे गेट टू रियलाइज दैट कि उनको ढूंढना था सेम वर्ड और वो ढूंढा है ऑपोजिट, या उनको ढूंढना था ऑपोजिट और उन्होंने ढूंढ लिया सेम। So remember that guys, read the questions carefully, read the heading carefully, जो heading है उसको भी ध्यान से पढ़ें। Got it? और उसके बाद है they write anything। Guys वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, they pick it up from anywhere, they pick it up from anywhere and they paste it, और उसको पेस्ट कर देते हैं, which is absolutely wrong। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब, कॉम्प्रीहेंशन आपकी ग्रामर चेक नहीं करता, आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ ये टेस्ट करता है वेदर यू अंडरस्टैंड द पैसेज और नॉट। तो वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक नहीं कर रहा कि आप कुछ भी लिखी जाइए, कुछ भी लिखी जाए आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर आपको जब ही मिलेगा बच्चों, मार्क्स आपको जब ही मिलेंगे व्हेन यू राइट लॉजिकल आंसर्स, जब आपके आंसर्स क्या होंगे बच्चों, लॉजिकल होंगे, और यू कैन से दैट जब आपके आंसर पॉइंट टू पॉइंट होंगे। गॉट इट बच्चे? तो 3 गलती कभी मत करना, कभी भी एग्जैजरेट मत करना, कभी भी क्वेश्चंस और हेडिंग को पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, और कॉम्प्रीहेंशंस के आंसर का मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आया वो लिख दो। फालतू की लिमिट भी नहीं चाहिए, लॉजिकल आंसर्स चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स चाहिए, ओनली देन यू कैन बी अवॉर्डेड विद मार्क्स। तभी आपको क्या मिल सकते हैं बच्चे, मार्क्स अवॉर्ड किए जा सकते हैं आपको। गॉट द पॉइंट? तो ये है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा कैसे जाता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सो बच्चों दिस इज द पैराग्राफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक पैराग्राफ है, आपको करना क्या है, देखिए दिस इज गिवन। बेटा आपको करना क्या है, आपको ये पैसेज आया आपके एग्जाम के, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लास 12th का लास्ट ईयर का एग्जाम है जिसमें ये पैसेज आया था, उसको मैंने पिक किया है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है, दिस इज द टाइटल, donated organs and their transportation। Got it? This is the title। आपको पढ़ना क्या है,
फटाफट आपको गो थ्रू करना है। वंस एन ऑर्गन डोनर्स फैमिली गिव्स its consent and the organs are matched to a recipient, medical professionals are faced with onerous challenges of transporting organs while ensuring that the harvested organ reaches its destination in the shortest possible time. This is done in order to preserve the harvested organs and involves the police, especially the traffic police department. Got it guys? सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था वहाँ पे, यू नीड टू स्किम द पैराग्राफ, यू नीड टू स्कैन द पैराग्राफ। आपको क्या करना है बच्चों, इसको स्किम स्कैन करना है, आपको गो थ्रू करना है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, वो पॉइंट क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया था टू अंडरलाइन द वोकैबुलरी, टू अंडरलाइन द वोकैब। और वोकैब में मैंने आपको बताया था वर्ड्स, अब वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, फ्रेजेस, फ्रेजेस को अंडरलाइन कीजिए, या फिर सेंटेंसेस व्हिचसोएवर आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो व्हाइल गोइंग थ्रू दिस मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग को अंडरलाइन किया, फिर मैंने डोनर वर्ड को अंडरलाइन किया, कंसेंट को अंडरलाइन किया, रेसिपिएंट को अंडरलाइन किया, ऑनरस को अंडरलाइन किया, हार्वेस्टेड को, प्रिजर्व को, इनको अंडरलाइन करके चलना। गॉट द पॉइंट? अब देखिए, अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं और आपको वो कैब नहीं आती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। गॉट इट? इन केस अगर आपकी वो कैब स्ट्रॉन्ग ना हो, यू आर अनेबल टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये आपको ना पता हो, तो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या पढ़ें बच्चे, क्वेश्चंस पढ़ें, आप पैसेज को ना पढ़ें, अदरवाइज इट वुड बी अ शेयर लॉस ऑफ टाइम एज वेल एज मार्क्स। नहीं तो आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। अगर आप एवरेज नंबर चाहते हैं 12 में से 10 या 12 में से 9, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यू शुड हैव कंप्लीट यानी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, तो मेक श्योर आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी रीडिंग स्किल्स, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। करेक्ट? तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे डोनर है, डोनर का मतलब होता है दान करता, जो दान करने वाला होता है। कंसेंट है आपका सहमति, रेसिपिएंट होता है जिसको रिसीव करना है, ऑनरस का मतलब होता है ह्यूज चैलेंज, प्रिजर्व का मतलब होता है टू सेव, हार्वेस्टेड का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कलेक्टेड, जो आपने ऑर्गन कलेक्ट किया है। गॉट द पॉइंट? अब देखते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है जो नरेटर। वंस एन ऑर्गन डोनर्स फैमिली गिव्स इट्स कंटेंट, एक बार जब ऑर्गन यानी जो अंग होता है बॉडी का, जो उसका दान करता होता है, जो दान करना चाहता है, अगर उसकी फैमिली कंसेंट दे देती है और ऑर्गन्स जो है वो रेसिपिएंट से मैच हो जाते हैं, यानी उसके ब्लड ग्रुप से या जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स उससे मैच हो जाते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल क्या करते हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि वो ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करें। गॉट इट? वो चाहते हैं कि जो कलेक्टेड ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो किडनी है, या फिर वो कुछ भी है, या वो ब्लड है, वो जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कहाँ पहुंचे, रेसिपिएंट तक, यानी जिसको रिसीव करना है, जिस जो नीड है वहां तक पहुंचे। दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हार्वेस्टेड ऑर्गन्स एंड इन्वॉल्व्स द पुलिस एंड स्पेशली द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट। गॉट इट? तो क्या किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ताकि हार्वेस्टेड जो कलेक्टेड ऑर्गन है उसको प्रिजर्व किया जा सके, और इस काम के लिए स्पेशली आपको पुलिस की, या फिर अगर आप बोलें तो ट्रैफिक पुलिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। गॉट द पॉइंट? तो बच्चों आपको पैसेज को समझना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को अंडरलाइन करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके स्किम स्कैन करना पड़ेगा। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ। Let's move on to the second paragraph. Second paragraph देखते हैं guys. The traditional method of transporting organs by road is referred to as green corridor. तो बच्चों जो रोड के थ्रू ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन कॉरिडोर। दिस प्रोसेस एंटेल्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब होता है इन्वॉल्व्स। मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद नहीं रहेगा। पुलिस एस्कॉर्टिंग एन एम्बुलेंस, इस प्रोसेस में पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है जो एम्बुलेंस के साथ साथ चलती है, एस्कॉर्ट करती है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सो एज टू मूव अराउंड ट्रैफिक, यूजुअली अ स्पेसिफिक ट्रैफिक लेन इज चोजन एंड ऑल सिग्नल्स ऑन द रूट स्टे ग्रीन। गॉट द पॉइंट? यहाँ तक अभी पढ़ते हैं। उस टाइम क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर रूट को पिक किया जाता है, एक पर्टिकुलर लेन को पिक किया जाता है गाइस। लेन इज कॉल्ड गली या एरिया जिसको आप बोल सकते हैं।
और सारे सिग्नल्स को क्या कर दिया जाता है, ग्रीन कर दिया जाता है। गॉट इट? अगर आप चाहते हैं कि वो जो हार्वेस्टेड ऑर्गन है, जो कलेक्टेड ऑर्गन है, वो रेसिपिएंट तक टाइमली पहुंच जाए, तो बच्चों क्या किया जाता है, सभी सिग्नल्स को ग्रीन कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर, और पुलिस की मदद से, एम्बुलेंस की मदद से उसको पहुंचाने की कोशिश की जाती है किस तक, रेसिपिएंट तक। गॉट द पॉइंट बच्चों? लेट्स मूव फर्दर। देखिए उसके बाद वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ऑर्गन को नीडी तक पहुंचा सके। अ ग्रीन कॉरिडोर इज अ रूट क्लियर्ड एंड कार्डन्ड ऑफ। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कार्डन्ड ऑफ का मतलब होता है सीज्ड, यानी जब किसी जगह पे किसी को नहीं एंटर करने दिया जाता, किसी को अलाउ नहीं किया जाता, तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है। गाइस रिमेंबर दैट, दैट्स अ फ्रेजल वर्ब व्हिच मींस कार्डन्ड ऑफ बाय द ट्रैफिक पुलिस टू एंश्योर द स्मूथ एंड स्टेडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड ऑर्गन, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ और स्टेडी किया जा सके ऑन मोस्ट ओकेजन टू दोज अवेटिंग अ लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट। गॉट इट? जो वेट कर रहे हैं कि उनका ट्रांसप्लांट हो सके, वेदर इट इज किडनी, हार्ट और एनीथिंग। उसके बाद कहता है organs tend to have a very short preservation time such as heart which has to be harvested and transplanted within 4 hours, or the lungs which can be preserved for only 6 hours. Got it? तो बात कर रहा है कि जैसे हर्ट है, कहता है हर्ट को विद इन 4 आवर्स क्या कर देना चाहिए, ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 4 घंटे तक होती है। 4 घंटे बाद ये इनएक्टिव हो जाता है या डेड हो जाता है। और अगर लंग्स की बात की जाए तो गाइस उसकी क्या होती है, 6 आवर्स। गॉट इट? तो क्वेश्चंस कैन भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ लॉन्ग हर्ट कैन सर्वाइव, हार्ट जो हर्ट है आफ्टर द डेथ कितने घंटे सर्वाइव कर सकता है, तो योर आंसर्स कैन बी 4 आवर्स। और अगर लंग्स की बात आ जाए तो बच्चों इट इज 6 आवर्स। सो ये वन वर्ड या वन फ्रेज आंसर भी होते हैं, जिसमें एक वर्ड का या एक फ्रेज का आंसर देना होता है, which can be easily answered. Got it, guys? Let's move on to the next one. Next one की बात करते हैं, third paragraph की. The first green corridor in India was created by Chennai Traffic Police. This is an important question कि who created the first green corridor in India? ये question पूछा जा सकता है, तो आपको सीधा आंसर लिखना है चेन्नई ट्रैफिक पुलिस। पूरा इलेबोरेट आपको नहीं करना। अगर आप ये 3 वर्ड लिख देंगे तो योर आंसर वुड बी करेक्ट एंड यू वुड बी अवॉर्डेड विद अ मार्क। आपको 1 मार्क अवॉर्ड कर दिया जाएगा। इन सितंबर 2008, डेट भी याद रखिए, नोट डाउन करते चले, व्हेन दे अकम्प्लिश देयर टास्क ऑफ enabling enabling an ambulance to reach its destination within 11 minutes. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी देर में उन्होंने enable किया, कि कितने देर में एम्बुलेंस पहुंची ड्यूरिंग पीक आवर्स। इस वर्ड को भी अंडरलाइन करते चलिए। दैट ऑर्गन सेव्ड अ 9-year-old गर्ल हुज लाइफ डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसप्लांट। गॉट इट? तो फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर की बात की चेन्नई पुलिस ने किया, 2008 में किया। उन्होंने किया क्या, वो 11 मिनट में पहुंच गए, जबकि पीक आवर्स थे, वो बहुत ट्रैफिक था, बहुत रश था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक रूट को क्लियर किया, सभी सिग्नल्स को ग्रीन किया, एंड विद इन 11 मिनट्स, और 11 मिनट्स के अंदर वो वहां पर पहुंच गए। गॉट इट? आप जितनी तेज चाहे उतना पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल पैसेज which can be understood by all and sundry. Got the point? Let's move on to the next one. Next paragraph की बात करते हैं। See what is the narrator trying to say in paragraph 4? Similarly, such green corridors have been created by traffic police of various cities such as Pune, Mumbai, Delhi, NCR, etc. तो पूछ सकता है इसके अलावा किस किसने किया, तो your answer would be Pune, Mumbai, Delhi, etc. Personnel are stationed at selected points to divert, control and clear the traffic, giving way to ambulance. Correct? पुलिस वालों को लगाया जाता है ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, डाइवर्ट कर सके, क्लियर कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ motorcade of police vehicles accompanies the ambulance, ensuring that it does not face any problem. इसके साथ साथ एम्बुलेंस के साथ बच्चों जो गाड़ियां हैं, पुलिस की बाइक्स हैं, वो भी चलती हैं ताकि वो मेक श्योर कर सके कि एम्बुलेंस को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना हो। DTP, Delhi Traffic Police, provided a green corridor from IGI Airport to the Institute of Liver and Biliary Sciences in Vasant Kuch for transportation of a liver. The distance of 14 kilometers was covered in 11 minutes. ऐसे ही गाइस दिल्ली पुलिस की भी बात की गई है कि दिल्ली पुलिस ने भी
एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की थी जिसमें उन्होंने 14 किलोमीटर का डिस्टेंस 11 मिनट में कवर अप किया। Guys, in this way you can read as many passages, as many paragraphs as you can. फटाफट आपको स्किम स्कैन करना है, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और उनको आंसर दे देना। गॉट इट? तो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू रीड द पैसेज को कैसे पढ़ना है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस कि उनको कैसे इंटरप्रेट करना है और उनके आंसर्स कैसे देने हैं। तो बेटा इफ यू हैव रेड द पैसेज केयरफुली तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि नाउ इट इज मैंडेटरी, अब मैंडेटरी है कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बच्चों, तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन न्यू दिल्ली। नो, हमने अभी पढ़ा कि कहाँ क्रिएट किया गया, चेन्नई में। तो ये 3 गलत आंसर हो गए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ आंसर लिखना है ऐसे, ए एंड द आंसर इज चेन्नई। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर आंसर, यू विल गेट अ मार्क। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन वाला जो पैराग्राफ था वो हमने गो थ्रू नहीं किया था, लेकिन सी जो क्वेश्चन है वो हम गो थ्रू कर चुके हैं। द onerous task that the author is talking about in para 1, difficult task है। finding organ donors, no. finding organ donors, no. finding doctors capable, no. to carry the harvested organ in shortest possible time, or to arrange the requisite facilities for the transplant, no. to carry the harvested organ in the shortest possible time, this is your answer। आप सी करके पूरा का पूरा आंसर लिख दीजिए, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। गॉट द पॉइंट? तो डी जो है हमने इसका पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा है, तो आई कैन नॉट टेल यू द आंसर। ए का मैंने आपको बता दिया, सी का आपको बता दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए जिस क्वेश्चन की हम बात करें तो वही क्वेश्चन आ गया। हार्ट रिट्रीव्ड फ्रॉम अ बॉडी इज अलाइव ओनली फॉर, कितनी देर तक वो अलाइव रहता है? 2 नो, 3 नो, 5 नो। द राइट आंसर इज 4। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अपना आंसर दे देते हैं। अगर यही होता कि लंग्स कितने टाइम तक अलाइव रहता है तो आपका आंसर हो जाता 6 आवर्स। गॉट द पॉइंट? तो ये हमने पढ़ा है, वी कैन इजीली कंक्लूड। अगर आप समझकर पढ़ेंगे बच्चों तो मतलब ही नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, आपका कोई एमसीक्यू गलत हो जाए, या आपका कोई एफआईबी यानी फिल इन द ब्लैंक्स ये गलत हो जाए। गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे देखते हैं आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपके आ सकते हैं। और लास्ट में बच्चों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 11th और 12th में, वो आपके पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। इसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे ढूंढे जाते हैं, बहुत इजी तरीके से आप ढूंढ सकते हैं इसको। तो बच्चों दीज आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज ग्रीन कॉरिडोर? तो जिस रोड के थ्रू हार्वेस्टेड ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ग्रीन कॉरिडोर, इसको ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। वाई स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिट्रीव्ड ऑर्गन नेसेसरी सो दैट इट कैन रीच द रेसिपिएंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। इतना ही आपको आंसर देना है। अब देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म, आपको अपना ओपिनियन बताना है। डोंट ट्राई टू लुक फॉर दिस आंसर इन द पैसेज। ये पैसेज में आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपका ओपिनियन है। तो यू कैन अप्रिशिएट चेन्नई पुलिस फॉर डूइंग सच अ मैग्निफिसेंट जॉब, जिन्होंने बहुत शानदार जॉब की और एक जान बचाई। और उसके बाद वो आपसे एक फ्रेज का मीनिंग भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्यू गोल्डन आवर्स? तो यू कैन से दैट इट रेफर्स टू क्रूशियल टाइम और इम्पॉर्टेंट आवर्स। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। गॉट? सिंपल तरीके से आंसर लिख दीजिए, लिखिए अ फ्यू गोल्डन आवर्स मींस क्रूशियल टाइम और इम्पॉर्टेंट आवर्स। गॉट? हाउ मच डज अ हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट अ पेशेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल? तो ये भी आपको मिल जाएगा इफ यू रीड द पैसेज थॉरली। गॉट द पॉइंट? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ड्स में क्या है। वर्ड्स पूछे गए हैं बच्चों आपसे, वर्ड्स हैं पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बच्चों याद रखना, यू नीड टू रीड दिस कि आपको सेम ढूंढना है या ऑपोजिट ढूंढना है। बच्चे क्या करते हैं, हैपहैज़र्डली वो जल्दबाजी में ये पढ़ना भूल जाते हैं कि उनको सिनोनिम चाहिए या एंटोनिम चाहिए। यूजुअली सेम पूछता है बट
डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कुछ भी वो पूछ सकता है आपसे। अब गुड है। अब इसका रूल आपको देखना है बच्चों, क्या करना है, देखिए पैरा 1 में आपको वर्ड ढूंढना है सेव। सबसे पहली चीज तो POS ढूंढिए, पार्ट ऑफ स्पीच की है क्या ये। देखिए दिस इज अ वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेम पार्ट ऑफ स्पीच में आंसर होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आंसर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। गॉट इट। तो सेव का आंसर आपको पैरा 1 में मिलेगा, अभी हम उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की, जो है अचीव्ड या फिर कैरिड आउट। देखिए अचीव्ड और कैरिड आउट ये सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वी आर नॉट श्योर कि ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है, तो इसका आंसर भी या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर थर्ड फॉर्म है तो इसका आंसर भी किस में होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। क्लियर है गाइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये ही एडवर्ब होता तो इसका आंसर एडवर्ब ही होता, अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसका आंसर एडजेक्टिव ही होता, अगर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता तो इसका आंसर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। यानी सेम में ही रिप्लाई करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते कि V1 का आंसर आपने क्या लिख दिया V3, इट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये भी नहीं कि एडजेक्टिव का आंसर आपने क्या लिख दिया नाउन, इट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। करेक्ट। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आंसर देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आंसर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इफ इट इज एन एडवर्ब तो एडवर्ब में, इफ इट इज एन एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव में। गॉट द पॉइंट बच्चों। चलिए मैं आपको बताता हूं पैरा फर्स्ट में कैसे ढूंढेंगे हम इसको। सो बच्चों दिस इज अ फर्स्ट पैराग्राफ और इसमें हमें एक वर्ड ढूंढना है, हमें सेम वर्ड ढूंढना है जो कि है सेव। सेव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को निकाल लेते हैं। ये आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि हमें सेव्स का मीनिंग नहीं ढूंढना है, यानी SAIS नहीं लगा होना चाहिए। देखिए सेव ढूंढना है तो ये हो नहीं सकता। और वर्ब कौन सी है हमारी, और वर्ब्स देख लेते हैं हम। और वर्ब्स है हमारी फेस्ड, ये V3 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। उसके बाद V1 प्लस ING है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और देखते हैं ये एडजेक्टिव है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये डिग्री है, ये भी नहीं हो सकता। ये V1 है। गाइस दिस इज द राइट आंसर। आपको एक चीज पता है, टू के बाद हमेशा V1 यूज होती है, तो प्रिजर्व जो है इट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो सेव का आंसर हो गया बच्चों प्रिजर्व। तो क्या लॉजिक निकाला बच्चों, V1 का आंसर हमेशा V1 ही होगा, V2 का आंसर हमेशा V2 होगा, V3 का आंसर हमेशा क्या होगा, V3। V1 प्लस ING है तो इसका आंसर आपको V1 प्लस ING ही मिलेगा। एडजेक्टिव है तो उसका आंसर आपको एडजेक्टिव ही मिलेगा, रिमेंबर दैट। चाहे एडवर्ब है तो एडवर्ब, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं और देखते हैं कि हमने जो वर्ड ढूंढना है वो कौन सा है। सो बच्चों दिस इज अ थर्ड पैराग्राफ और इसमें हमें एक वर्ड ढूंढना है दैट इज अचीव्ड। या तो उसका मतलब अचीव्ड होगा या फिर उसका मतलब कैरिड आउट होगा। गॉट इट। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, अचीव्ड या तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आंसर या तो V2 में होगा या V3 में होगा। तो कॉरिडोर तो नाउन है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ये दिस इज वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है फॉर श्योर। दिस इज वर्ब्स सेकंड फॉर्म, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता आपका, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ये सेव्ड है लेकिन कोई सेंस ही नहीं बन रही अचीव्ड और सेव्ड की। अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना और सेव का मतलब होता है बचाना, और डिपेंडेंट भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचा गाइस दैट इज अकम्प्लिश्ड। तो अचीव्ड का बच्चों, अचीव्ड का जो आपका सिनोनिम हो गया बच्चों वो हो गया आपका अकम्प्लिश्ड। इस तरीके से बच्चों आप सेम वर्ड्स का, सेम का या ऑपोजिट वर्ड्स भी इजीली ढूंढ सकते हैं। गॉट इट। तो बच्चों मैं आपको पूरा पैसेज तो यहाँ नहीं करा पाऊंगा, बट यू हैव BBCs और आपकी BBCs में बहुत सारे पैसेजेस हैं। आई वुड एडवाइज यू टू scan the passage, underline the important words, phrases and sentences, collect the vocabulary, underline the vocabulary, do not exaggerate,
कुछ भी मत लिखिए, लिमिटेड आंसर्स लिखिए, हेडिंग्स को केयरफुली पढ़िए कि सिनोनिम्स ढूंढने हैं या एंटोनिम्स ढूंढने हैं। V1 का आंसर V1, V2 का V2, V3 का V3, पार्ट ऑफ स्पीच का आंसर पार्ट ऑफ स्पीच में दीजिए। बिलीव मी, इन दिस वे यू कैन गेट 12 आउट ऑफ 12। आपके 12 में से 12 नंबर आ जाएंगे, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो, और या फिर वो आपके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हो। बच्चों इजीली आप कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट गाइस? आई होप यू वुड हैव गॉट अ फेयर एनफ आइडिया हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। ये लेक्चर है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।